आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है कूलम्स लॉ, उसके बारे में आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं और टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी पढ़ चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़े थे कि एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। दो अगर सिमिलर चार्ज है तो ये रेपल कर रहा था, दो नेगेटिव चार्ज है तो ये भी क्या करेगा, रेपल करेगा, सेम नेचर का चार्ज है। और अपोजिट नेचर का चार्ज था तो ये अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, अब कितना फोर्स लग रहा है उसको कूलम्स लॉ ने कैलकुलेट करके अपने एक्सपेरिमेंट में बताया। दो चार्ज को अगर हम डिस्टेंस पे रखेंगे कुछ डिस्टेंस पे तो कितना फोर्स लगता है, उसके फार्मूला को डिराइव किया। तो वो हम लोग इस चीज को देखने वाले आज। तो कूलम्स लॉ क्या होता है उस चीज को हम लोग आज देखने हैं। कूलम्स लॉ, बेसिकली कूलम्स लॉ जो है ये कहता है हाउ टू चार्ज इंटरैक्ट, हाउ टू चार्ज इंटरैक्ट, मतलब इंटरेक्शन ऑफ चार्ज, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। क्लियर है मेरी बात? कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए, बड़े बड़े चार्ज के लिए नहीं, छोटे छोटे बिंदु वाले चार्ज के लिए। ठीक है ना, बड़े वाले चार्ज के लिए फिर केस अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये वैलिड वैलिड है, बोल सकते हैं कि ये वैलिड किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए है। यहां लिखे एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। ध्यान दे, मेरे पास Q1 है और Q2 है जो कि R डिस्टेंस पे रखा है। इसका सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है ये R डिस्टेंस है। ये मान लेते हैं कि सेम नेचर का चार्ज है Q1 Q2, तो ये एक दूसरे को रेपल कर रहा होगा। मतलब Q1 Q2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F21 और Q2 Q1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F12। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2, मतलब जितना ज्यादा चार्ज की वैल्यू होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। ठीक है, फिर देखा गया कि जो फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ चार्जेस। ठीक है, आर स्क्वायर, मतलब जो डिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते हैं, ये आर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ये अगर आर का वैल्यू को हम क्या करते हैं, तो डिक्रीज कराते हैं तो फोर्स हमारा यहाँ से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर इसका हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं एफ वर्सेज आर, एफ वर्सेज आर का प्लॉट करते हैं एफ और आर, तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ हमारा बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है मेरी बात? तो जो हमारा फोर्स आएगा वो आएगा F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं कोलम्बियन फोर्स। दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं कोलम्बियन फोर्स। ठीक है, ये जो K है, K का जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, और K का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। अच्छा, ये जो यूनिट कहाँ से आया, इस यूनिट को भी हम लोग देख लेंगे कहाँ से आया है। ठीक है, K की जो वैल्यू है K, इसको बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या वैक्यूम भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है एयर के लिए यह है 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी यूनिट कहाँ से है इसको भी हम लोग देख लेंगे। ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये फॉर एयर के लिए है। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू चेंज भी होगा मीडियम के साथ। ठीक है, अभी एयर के लिए ये वैल्यू है। ध्यान दें, जो यूनिट आया इस यूनिट को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यूनिट ऑफ के, सबसे पहले देखते हैं यूनिट ऑफ के। फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। के की वैल्यू निकालना है तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2, Q1 Q2। तो जो फोर्स है इसका यूनिट होता है न्यूटन, रेडियस है तो बोलेंगे मीटर स्क्वायर, और चार्ज है Q × Q तो इसको बोल देंगे C। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर ये के का यूनिट होता है। इसी तरह यूनिट ऑफ एप्सिलॉन की देखें, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो फॉर्मूला है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई जो है ये यूनिट लेस होता है, तो यहाँ से जो हमारा ई नॉट की जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। तो ये Q कूलम है, मतलब चार्ज है, तो इसको बोल सकेंगे C × C मतलब कूलम स्क्वायर, और एफ है आर है तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का न्यूटन होगा और रेडियस का मीटर होगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन का भी यूनिट हम देख लिए। क्लियर है मेरी बात? कुछ की पॉइंट है, इसकी की पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। ध्यान रहे की पॉइंट,
सबसे पहले जो एप्सिलॉन है ये डिफाइन होता है सिर्फ किसके लिए, वैक्यूम के लिए, डिफाइन फॉर वैक्यूम। इसको आप लोग को याद रखना है। एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो हमने लिख चुका है, ये डिफाइन किसके लिए होता है, वैक्यूम के लिए होता है। ये जो एप्सिलॉन है ये फंक्शन ऑफ मीडियम होता है, मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम चेंज भी हो जाएगा, अभी एयर है हम उसको पानी में रख दें तो वहां भी इफेक्ट कम हो जाएगा, मतलब मीडियम चेंज होने से क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट चेंज होता है। ठीक है, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा देखिए यहाँ से अगर ये मीडियम चेंज करेंगे तो के भी चेंज हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं के भी जो है वो फंक्शन ऑफ मीडियम है। मीडियम चेंज करने पे के भी चेंज होगा, और के चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, यहाँ से देखो ये के चेंज करेंगे तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा ना, तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है ये भी फंक्शन ऑफ मीडियम है। समझ पा रहे हो ना, फंक्शन ऑफ मीडियम। तो पचमा जो पॉइंट है, इट इज सेंट्रल फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये हो गया ये सेंटर टू सेंटर बॉडी पे एक्ट करता है। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स करने का मतलब ये होगा कि ये जो है ना पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। क्लियर मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, टू चार्ज पार्टिकल। आई होप कि ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, की पॉइंट है। अब कुछ न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को भी देखते हैं। अभी इनवर्स स्क्वायर लॉ पर देखते हैं कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो किस तरह का फोर्स हमारे पास आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट इनवर्स स्क्वायर लॉ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो हमारा फोर्स कैसा आता है। ठीक है, तो पढ़े हैं कि एफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम 1/r²। इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो मान लें इनिशियली हमारा Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे रखा है, तो जो फोर्स बन रहा है वो बन रहा है के Q1 Q2 ओवर r²। ठीक है, ये इनिशियली है, इनिशियली कुछ ऐसा हो रहा है। अब इसी में क्या करें कि हम डिस्टेंस को घटा देते हैं, मतलब जो r की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, हाफ कर दें। तो नया फोर्स क्या होगा, एफ डैश की वैल्यू क्या आएगा उसको हमको निकालना है। तो जैसे हम r की वैल्यू को हाफ करेंगे, मतलब यहाँ पे Q1 Q2 से डिस्टेंस को कम करते हैं, तो जो न्यू फोर्स जो है एफ डैश वो होगा के Q1 Q2 ओवर r/2 का होल स्क्वायर। हाफ का मतलब तो यही हो गया r/2। तो यहाँ से हो जाएगा के Q1 Q2 ओवर r/r²/4। ये 4 ऊपर आ जाएगा तो 4k Q1 Q2 ओवर r²। ठीक है, कंपैरिजन कर ले इनिशियल से, तो एफ डैश अपॉन एफ 4k Q1 Q2 ओवर r² डिवाइडेड बाय k Q1 Q2 ओवर r²। ये r² से r² कट जाएगा, Q1 Q2 k कट जाएगा, तो सिर्फ बचा मेरा 4। तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ डैश जो है मतलब न्यू फोर्स जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि आर की वैल्यू को घटाने पे, हाफ करने पे 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। 4 टाइम्स, 4 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज, 4 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक, इसी में देख ले कि आर की वैल्यू को अगर हम डबल कर दें, डबल कर दें तब क्या होगा उस कंडीशन में, मतलब आर की वैल्यू को हम कर दें 2r, तो एफ डैश की वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा के Q1 Q2 ओवर 2r², के Q1 Q2 ओवर 4r²। क्लियर मेरी बात। इसको कंपैरिजन कर ले इनिशियल से, एफ अपॉन एफ डैश अपॉन एफ हो जाएगा के Q1 Q2 ओवर 4r² डिवाइडेड के Q1 Q2 ओवर r² से r² कट गया, इससे ये कट गया। तो जो हमारा नया फोर्स जो आएगा मतलब डिस्टेंस को डबल करने पे वो होगा f/4। f/4 आएगा, मतलब 1/4 टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चलता है कि अगर हम r की वैल्यू को हाफ कर देते हो तो 4 गुना बढ़ जाता है, और r की वैल्यू को डबल कर देते हैं तो 1/4 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इनवर्स रिलेशन का, डिस्टेंस बढ़ाओ तो फोर्स घट जाएगा, डिस्टेंस कम करो तो फोर्स बढ़ जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो कि नीट में आपको पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, उसमें हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, Q1 Q2
r डिस्टेंस पे है। Q1 का वैल्यू दे रखा है पहले से +3 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू दे रखा है +4 माइक्रोकूलम, और ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, लेट अस सपोज 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, इनिशियली कुछ ऐसा हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि एडिशनल चार्ज को इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब हमने Q डैश को ऐड कर दिया, -6 माइक्रोकूलम को हम दोनों चार्ज में ऐड करते हैं, तो नया फोर्स क्या होगा, नया फोर्स क्या होगा उसको बताना है। ऐसा सवाल भी आपके नीट में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो Q होगा, नया Q डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा, +3 -6, मतलब ये आ जाएगा -3। Q2 डैश जो होगा वो होगा +4 -6, मतलब -2। ठीक है, ये जो केस जो बन रहा है वो बन रहा है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस पे ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज की वैल्यू होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। ठीक है, तो एफ डैश अपॉन एफ ये कितना हो जाएगा, Q1 डैश इंटू Q2 डैश ओवर Q1 इंटू Q2। अब देखिए Q1 डैश कितना है, 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा 3 इंटू 4, ये 3 कट जाएगा, 1 ये 1 और ये 2, तो एफ डैश अपॉन एफ जो होगा वो होगा 1/2। नया फोर्स जो आएगा वो आएगा 1/2 इंटू एफ, और एफ की वैल्यू इनिशियली कितना है, 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, तो यहाँ से एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 10। ये 2 से 2 5 10, तो मतलब मेरे पास जो नया फोर्स जो आएगा वो 5 न्यूटन आएगा। क्लियर है मेरी बात? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।